नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ये एक्चुअली अगर हम 2005 की बात करें तो ये फोर्थ एनसीएफ है। इससे पहले 1975 में एनसीएफ बना था, 1988 में लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था और अब ये 2005 वाला हम पढ़ रहे हैं। ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि 2005 में पब्लिश हुआ था और इसको पब्लिश किया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, एनसीईआरटी ने इसे पब्लिश किया है। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसकी ही जिम्मेदारी है कि ये टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करे, सिलेबस बताए कि टेक्स्ट बुक्स में सिलेबस क्या होना चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जागरूक करे। तो जो एनसीईआरटी है उससे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जो स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल्स का जो सिलेबस है उसको एक रिव्यू करती रहे। जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो बहुत सारी एडिशंस करनी होती हैं या कुछ ऐसी रिसर्च होती है जिसके लिए टेक्स्ट बुक्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक रेगुलर एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, ताकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उनके अंदर एक स्टैग्नेशन ना आ जाए। तो सिलेबस को बहुत बहुत बड़े लेवल पर चेंज तो नहीं किया जाता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो चेंजेस आते रहते हैं टाइम के हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है और आगे एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू ये चेंजेस करता है करिकुलम में, सिलेबस में। और इससे पहले भी जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी जो कि प्रोफेसर यशपाल के अंडर थी, उनकी ही जो स्टीयरिंग कमेटी है उनकी ही वजह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2005 वाला ये बना है। और इसके साथ ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ये पूरे भारत की ज्योग्राफी और कल्चर और डेमोक्रेसी, कई सारी वैल्यूज को एक साथ में लेकर चलता है। तो अभी इसके एक एक करके एम्स पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए कि जो एनसीएफ है वो एक गाइडलाइन की तरह काम करता है सिलेबस के लिए, करिकुलम के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए और टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो कि स्कूल्स में यूज होती हैं। अब एक एक करके इसके एम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एनसीएफ कहता है कि जो लर्निंग होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा व्यक्ति को सीखते ही रहना चाहिए। और एनसीएफ का एक एम है कि इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इन वैल्यूज को ही प्रमोट करना है टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, हमारे करिकुलम के थ्रू, हमारे सिलेबस के थ्रू। ये एक एम है। और जो स्कूल्स हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो आगे जाकर सोशो इकोनॉमिक प्रोसेसेस में भारत देश के आगे आकर काम करें। और एजुकेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि जो चाइल्ड की जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होती है उसको एनहांस करना और उसकी लाइफ स्किल्स को डेवलप करना और उसके डिसीजंस और थॉट प्रोसेस को डेवलप करना और बच्चे की एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। तो ये जो एनसीएफ है इसने अपनी जो पॉलिसीज हैं वो यशपाल कमेटी की जो टीचिंग विदाउट बर्डन थी और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 थी, 1992 थी, इनके ऊपर एनसीएफ की जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिसी है वो इनके ऊपर ही बेस्ड है। अब एक बार फिर से इसके एम्स को पढ़ते हैं। एक इसका एम है कि जो रोट मेथड है, जो रट्टे लगाने वाला जो मेथड है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना रहे, हम इससे दूर जाएं, बच्चों को सीखने का मौका मिले। और ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे की याददाश्त अच्छी है केवल वही बच्चा अच्छे नंबर ले सके। तो जो रटाने का जो काम है इससे थोड़ा दूर जाना चाहिए, ये पहला एम है। इसके साथ ही कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने जो पढ़ा है वो उनकी बाहर की जिंदगी में भी काम आना चाहिए, केवल वह स्कूल के तक सीमित ज्ञान नहीं रहना चाहिए।
और टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। तो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल ज्यादा बनाना चाहिए। और टू एनरिच करिकुलम बियॉन्ड बुक्स, तो जो किताबें हैं उनके बीच में जो करिकुलम है उसको थोड़ा और बढ़िया बेहतर बनाना चाहिए, एनरिच होना चाहिए, जो कि केवल किताबों के अंदर ही नहीं होना चाहिए करिकुलम। और लर्निंग विदाउट बर्डन, ये जो यशपाल कमेटी की जो है जो उनकी जो टॉपिक था कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बच्चे पढ़े लेकिन वो सीखे लेकिन उनके ऊपर कोई भार ना हो, तो ये इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है एनसीएफ ने 2005 में। और डेवलप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कि बच्चे के आसपास बच्चा ही केंद्र होना चाहिए पूरी शिक्षा पद्धति का, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। और प्रमोट यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू 14, यानी कि 14 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे उनकी एनरोलमेंट होगी, दाखिला होगा उनका स्कूल्स में, और वो 14 साल की उम्र तक स्कूल छोड़ नहीं सकते, उनको उनकी पढ़ाई जारी होनी चाहिए। और टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये बिल्कुल वही कि जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा महान मानी जाती है, जिनके ऊपर हमारा संविधान खड़ा है, उन वैल्यूज को प्रमोट करना है करिकुलम के थ्रू। और योगा एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो नीड टू बी पार्टिसिपेटेड, बच्चों का योग में योग और जो फिजिकल एजुकेशन है इनमें पार्टिसिपेशन करना बहुत ही जरूरी है। फिर दोबारा से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ जाता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक तो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चों की होगी उनकी मातृभाषा मदर टंग होगी, सेकेंड लैंग्वेज उनकी हिंदी होगी अगर वो नॉन हिंदी बेल्ट में पढ़ते हैं, और अगर हिंदी बेल्ट में है तो फिर उनको एक मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी या फिर उसके साथ वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और तीसरी लैंग्वेज तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी जो कि हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज होगी और नॉन हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए हिंदी होगी थर्ड लैंग्वेज की तरह। फिर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और स्टडी ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। तो ये तो करिकुलम की बात आई। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्लासरूम में प्रकाश होना चाहिए, ठीक ठाक लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए और बच्चे एक साथ बैठे और लैब्स भी होनी चाहिए बच्चों के लिए। और जो इसके साथ ही जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसके वो ये है कि जो मदर टंग है उसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा देना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाना चाहिए और इसके साथ ही जो टाइम लिमिट है वो भी फ्लेक्सिबल की जानी चाहिए। और धीरे धीरे इन लॉन्ग टर्म जो 10वीं कक्षा का जो बोर्ड का इम्तिहान है, परीक्षा है, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, ऑप्शनल बना देना चाहिए। जो बच्चे बोर्ड की कक्षा 10वीं करना चाहते हैं और या फिर वो इंटरनल एग्जाम देकर 10वीं करना चाहते हैं, इस चीज की ऑप्शन देनी चाहिए बच्चों को। इसके साथ ही बच्चों की जो करिकुलम है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे संबंधित चीजें 7वीं में भी होनी चाहिए, 8वीं में भी होनी चाहिए, उससे हाई लेवल की 9वीं 10वीं में भी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जो उन्होंने 6ठी में पढ़ लिया फिर वो उसके बाद 10वीं में दोबारा उनको वो पढ़े इतने सालों के गैप के बाद। तो ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए सिलेबस में। और थीमेटिक लिंकेजेस भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टॉपिक हमने एक सब्जेक्ट में पढ़ लिया, जैसे कि हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के बारे में हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उनसे संबंधित कोई एकांकी पढ़ सकते हैं या शिवाजी से संबंधित कोई एकांकी पढ़ सकते हैं हिंदी में। और यही चीज हम क्योंकि सामाजिक में भी पढ़ेंगे तो ये इंटरलिंकिंग हो जाएगी। तो इंटरलिंकिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों का जो एजुकेशन है वो अलग अलग लेवल से वो बढ़ती है, उनका जो लेवल है समझने का वो भी बढ़ता है, अलग अलग एंगल से उनको समझ में आता है। और मीडिया का यूज करना चाहिए और जो स्कूल का सिलेबस है और कॉलेज का सिलेबस है उसको भी बीच में इंटरलिंक करना चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए सिलेबस की। और सपोर्ट मटेरियल की बात करें तो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स होने चाहिए और सोर्स बुक्स भी होनी चाहिए। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं, जो साइंस और मैथमेटिक्स में बच्चों जो एनसीईआरटी की तरफ से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्चुअली एनसीएफ की तरफ से ही आती हैं, ये भी उन्होंने ही डेवलप किया है।
और टीचर्स के लिए भी मैनुअल्स होने चाहिए, यानी कि टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ाना है बच्चों को। और इसके साथ ही टीचर्स के ट्रेनिंग पैकेजेस भी होने चाहिए। और इसके साथ ही एक और चीज बोली गई है कि हमें हर्बेरियन प्लांट के से थोड़ा दूर जाना चाहिए, यानी कि हमें जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन करनी चाहिए, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल रोट मेथड ना हो, उसको हम अप्लाई भी कर सकें, तो हमें उस तरह का मेथड पढ़ाई में यूज करना चाहिए। तो ये है बच्चों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और इसके पिछले वाले भी आपने हिस्ट्री इसकी अच्छे से पढ़ ली है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी आचार्य।